हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा फेज दैट इज फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, उसके बेसिक जनरल फीचर्स के बारे में आप इससे पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। इससे पहले हम लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं फेज वन दैट इज ब्लीडिंग फेज। ये दूसरा फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक साइकिल है, ठीक है। दैट इज अ साइकिल। अब इस साइकिल के अंदर तीन फेज होते हैं। तो एक, दो, तीन। तो पहला कौन सा है? पहला है ब्लीडिंग फेज। फिर उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। फिर उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ठीक है। तो ब्लीडिंग फेज कितने दिन का होता है बेटा? ब्लीडिंग फेज जो होता है वो होता है 4 दिन का। फॉलिकुलर फेज होता है 10 दिन का। ल्यूटल फेज होता है 14 दिन का। ठीक है, तो ये हो गए इनके दिन। अब ये तो ल्यूटल फेज और फॉलिकुलर फेज के जंक्शन पे, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे होता है ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? एग रिलीज होता है। दिस इज 14th डे। तो 14th डे पे क्या रिलीज हुआ? एग रिलीज हुआ। इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। एग रिलीज होने से पहले का जो फेज है उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। एग रिलीज होने के बाद का जो फेज है उसे हम कहते हैं ल्यूटेल फेज, दैट इज ल्यूटेल फेज। और ब्लीडिंग फेज में क्या होता है? जो ये जो हमारा फेज है ब्लीडिंग फेज, इस फेज में क्या होता है? ये 4 दिनों का होता है और इस फेज में ब्लीडिंग होता है। और ब्लीडिंग होने का मेन कारण है पहले वाले फेज में फर्टिलाइजेशन का ना होना। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉलिकुलर फेज को, ये दूसरा फेज है हमारा, तो पहले वाला फेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो दिस इज द सेकंड फेज। अब हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में प्रोलिफेरेशन करके उसको थिकनेस बढ़ा देता है। इसी को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि ये ओव्यूलेशन से पहले है। अब ये ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज है तो इसे कहेंगे प्री ओव्यूलेटरी। इसी को हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन के बाद होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल फेज है। ठीक है। अब इस मेंस्ट्रुअल फेज से बाद वाला फेज है ये, तो ये मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज है? फॉलिकुलर फेज। तो इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन बहुत हाई मात्रा में सिक्रेट होता है एज कंपेयर टू अदर फेजेस। ठीक है, तो इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये साइकिल को आप याद रखिए, इसमें कितने दिन के होते हैं वो याद रखिए। अब ये जो फॉलिकुलर फेज होता है ये 10 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत होती है साइकिल के 5th डे से और साइकिल के 14th डे तक। ठीक है। तो ये 10 दिनों का जो टाइम पीरियड है इसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। इसी को हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ है समझने वाली वो ये है कि 14th डे, मतलब जहाँ पे ये फेज खत्म होगा वहीं पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन, एग रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही एग रिलीज हो जाएगा ल्यूटल फेज स्टार्ट हो जाएगा। एग रिलीज होने के तुरंत बाद ल्यूटल फेज स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा फेज। ठीक है। तो ओव्यूलेशन से पहले फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटल फेज। अब इसको फॉलिकुलर फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स, नए फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। तो यहाँ से ये जो डेवलपमेंट है इसी को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं टिल ग्राफियन फॉलिकल। ओके। तो इसमें हॉर्मोन्स लेवल पे देखते हैं हम क्या होता है, हार्मोनल इवेंट्स क्या क्या होते हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमको 3 इवेंट पे बात करनी है, एक हार्मोनल इवेंट, यूरिन ओवरी इवेंट और अपना यूटराइन इवेंट, यूटराइन इवेंट। तो हार्मोनल लेवल पे क्या होता है कि अगर आपको ध्यान होगा इससे पहले वाले फेज में क्या हुआ था कि चारों हार्मोन्स का लेवल कम हो गया था, इसीलिए ब्लीडिंग हुआ था। चारों हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था एक्सपेक्टेशन से, तो इसीलिए क्या हो गया था? ब्लीडिंग हुआ था। ठीक है। अब इस फेज में क्या होगा? तो चारों हार्मोन के कम होने की वजह से हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया? जीएनआरएच रिलीज कर दिया। जीएनआरएच क्यों रिलीज किया? जीएनआरएच हाइपोथैलेमस ने क्योंकि पहले के पहले कम थे, इसीलिए जीएनआरएच रिलीज किया। हम लाइट कब जलाते हैं? जब अंधेरा होता है, जब जरूरत होती है तब हम करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हाइपोथैलेमस ने ये देखा कि भाई सारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं,
तो उसने एक सिग्नल सेंड किया कि भाई अभी हमको ये दोबारा से जनरेट करने हैं, तो उसने जीएनआरएच रिलीज कर दिया। अब ये जीएनआरएच किसको सिग्नल देगा? ये सिग्नल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? एफएसएच और एलएच रिलीज करेगा। तो इस फेज के अंदर, फॉलिकुलर फेज में, एफएसएच का बोलबाला होता है, और जो दूसरा फेज है उसमें एलएच की वैल्यू ज्यादा होती है। इस फेज में एफएसएच की वैल्यू ज्यादा है। तो इस फेज के अंदर एफएसएच का फंक्शनल रोल बहुत ज्यादा है, और जो अगला फेज होगा, तीसरा फेज, ल्यूटल फेज, उसमें एलएच का फंक्शनल रोल ज्यादा होता है। तो हम अभी यहाँ पे, वैसे दोनों ही रिलीज होते हैं, कोई ज्यादा में मात्रा में सिगरेट होता है, कोई कम मात्रा में सिगरेट होता है, लेकिन सिगरेट दोनों ही होते हैं, दोनों ही फेजेस में, थर्ड, सेकंड और थर्ड फेज, ठीक है। तो इस फेज के अंदर एफएसएच ज्यादा सिक्रिएट हो रहा है एलएच के कंपैरिजन में। तो अब ये एफएसएच क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को, फॉलिकल डेवलप करेगा, फॉलिकल्स को क्या करेगा? डेवलप करेगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, टर्शरी टू ग्रेफियन फॉलिकल। और और ये फॉलिकल्स क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन सिक्रिएट करेंगे, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एलएच क्या करता है? वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएट करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन। इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होता है इस फेज के अंदर। इस फेज में एस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच रिलीज किया, एफएसएच ने फॉलिकल्स को डेवलप कर दिया, और फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन रिलीज किया, ठीक है। ये तो हार्मोन। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम ये कितने दिनों का है बेटा? ये जो है, ये फेज जो है, ये है हमारा फिफ्थ डे से लेकर के लगभग 14th डे तक है, लगभग 10 दिन का है, तो दिस इज 10 डेज। तो जैसे जैसे हम फिफ्थ डे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 14th डे की तरफ, वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक सेंड करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी और ज्यादा एफएसएच को सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन ने क्या सिग्नल भेजा? एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव सिग्नल भेजा, और एंटीरियर ने क्या किया? और ज्यादा एफएसएच रिलीज किया। अब एफएसएच क्या करेगा? और ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा फॉलिकल से, फिर ईस्ट्रोजन और ज्यादा, ऐसे करते करते क्या होगा कि एफएसएच का भी लेवल बढ़ रहा है और ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। एफएसएच का भी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ रहा है, और ये दोनों ही पीक पे पहुंच जाते हैं। इनका जो लेवल है वो पीक पे पहुंच जाता है लगभग 12th और 13th डे के आसपास, 12वें और 13वें दिन पे ये लेवल पीक पे पहुंच जाता है ईस्ट्रोजन का, ठीक है। ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले की बात है, ठीक है। तो ये, तो ईस्ट्रोजन जब पीक पे पहुंच जाएगा, तो अब वो क्या करेगा? क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो काम था वो उसने कर दिया। क्या काम था भाई? फॉलिकल्स को डेवलप करना, और दूसरा जो उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस, जो भी उसने फंक्शन था ईस्ट्रोजन का, वो फंक्शन उसने पूरा कर दिया। अब वो पीक पे पहुंचने के बाद, ईस्ट्रोजन पीक पे पहुंचने के बाद क्या करेगा? ईस्ट्रोजन पीक पे पहुंचने के बाद अब नेगेटिव सिग्नल भेजेगा। किसको नेगेटिव सिग्नल भेजेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि भाई बहुत हो गया, अब और ज्यादा एफएसएच रिलीज नहीं करना है। तो अब ये क्या करेगा? नेगेटिव सिग्नल भेज के एफएसएच की तो रिलीज को कम करवा देगा, एफएसएच के रिलीज को क्या कर देगा? कम कर देगा, एफएसएच के रिलीज को कम कर देगा, और एलएच के रिलीज को बढ़ा देगा, एलएच के रिलीज को बढ़ा देगा। अब ये जो एलएच का जो रिलीज है, वो इतना, एलएच जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस एलएच के एकदम से ज्यादा बढ़ जाने को हम कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहते हैं इसको? एलएच सर्ज कहते हैं, एलएच सर्ज। अब ये जो एलएच सर्ज है, यही ओव्यूलेशन करवाता है 14th डे पे। तो ये जो एलएच सर्ज है, ये क्या करवाएगा? 14th डे पे ओव्यूलेशन करवा देगा, जो कि इस फेज का लास्ट डे होगा, ठीक है। इस फेज का लास्ट डे होगा, तो लास्ट डे पे क्या करवा देगा? एलएच 14th डे पे ओव्यूलेशन रिलीज कर, ओविल को रिलीज कर देगा ग्रेफिन फॉलिकल से, और एग को रिलीज करते ही ग्रेफिन फॉलिकल बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटम, जो अगले स्टेज का पार्ट है, अगले फेज का पार्ट है। तो ये था हमारे हार्मोनल इवेंट्स। आप इसको ध्यान से ठंडे दिमाग से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ इसमें? ये सबसे पहले क्या हुआ कि चारों हार्मोन कम होने की वजह से जी हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया इस फेज की शुरुआत में, ठीक है, मतलब 5वें दिन के आसपास। फिर उस जीएनआरएच ने क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया कि भाई अब आप एफएसएच एलएच दोनों रिलीज करो, लेकिन एफएसएच ज्यादा रिलीज हो रहा है, एलएच कम रिलीज हो रहा है एफएसएच के कंपैरिजन में।
अब इस एफएसएच ने क्या किया, फॉलिकल को डेवलप किया और फॉलिकल्स ने रिलीज किया ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिलीज हुआ। अब वो रिलीज हुआ तो उसने पॉजिटिव सिग्नल भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ने और ज्यादा एफएसएच रिलीज किया, फिर एफएसएच ने फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, और ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ। ऐसे करते करते इस पॉजिटिव फीडबैक के चक्कर में क्या हुआ कि दिन पर दिन क्या हुआ कि ईस्ट्रोजन और एफएसएच दोनों का लेवल बढ़ता चला गया। एफएसएच भी बढ़ रहा है और ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है नियर द एंड ऑफ दिस साइकिल। तो ये साइकिल का जो एंड है 14वें दिन पे, उससे 2 दिन पहले के आसपास दोनों का ही लेवल ज्यादा होता है। एफएसएच का भी लेवल ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन का भी लेवल ज्यादा हो जाता है, मतलब दोनों ही लगभग पीक पे होते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि दोनों ही हार्मोन पीक पे हैं, एफएसएच और एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन ने क्या किया, फिर अब उसने जो काम करना था, एस्ट्रोजन का जो फंक्शनल रोल था वो पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद फिर उसने 11वें 12वें दिन के आसपास उसने नेगेटिव सिग्नल भेजा। नेगेटिव सिग्नल भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अब हमारा काम हो चुका है, अब आप एफएसएच को रिलीज करना बंद करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, एफएसएच को रिलीज करना बंद कर दिया, बदले में उसने एलएच की रिलीज को बढ़वा दिया। अब 13वें दिन तक आते आते, 13वें 14वें दिन तक आते आते एफ एल एच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और वो एल एच का लेवल ज़्यादा बढ़ने को हम कहते हैं एल एच सर्ज। क्या कहते हैं उस प्रोसेस उसको, उसको हम एल एच सर्ज बोलते हैं। दिस इज एल एच सर्ज, ये एल एच सर्ज है, ये एल एच सर्ज हो गया। अब ये एल एच सर्ज, ये एल एच का हाई लेवल ही वो कारण है जिसने ग्रेफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट किया टू रिलीज द एग। अब ग्रेफिन फॉलिकल ने एग को रिलीज कर दिया, इसी प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओव्यूलेशन के पीछे किसका हाथ है, तो वो एलएच सर्ज का हाथ होता है। एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हुआ 14th डे ऑफ द साइकिल, और एंड ऑफ दिस फेज, इस फेज के एंड पे और 14th डे साइकिल के इस पे ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है। इस फेज में दो चीजें याद रखने की हैं कि इसमें एफएसएच का लेवल एलएच के कंपैरिजन में ज्यादा होता है स्टार्टिंग में, और ईस्ट्रोजन का लेवल भी एलएच से ज्यादा होता है इस फेज के अंदर। ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरोन से ज्यादा होता है इस फेज के अंदर, और एफएसएच का लेवल एलएच के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखने के हैं इसमें। तो ये तो था हमारे हार्मोनल इवेंट्स ऑफ फॉलिकुलर फेज, हार्मोनल इवेंट्स ऑफ फॉलिकुलर फेज। अब हम आते हैं ओवेरियन इवेंट पे। तो अगर आप ओवेरियन इवेंट की बात करेंगे तो प्राइमरी फॉलिकल किस में ग्रो हुआ, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में। और ये किसकी वजह से हुआ है, एफएसएच की वजह से हुआ है ये। एफएसएच की वजह से ये डेवलपमेंट हुआ है, और यही फॉलिकल्स वो थे जिन्होंने एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसा कि हमने पहले देखा था हार्मोनल में एलएच सर्ज हुआ। एलएच सर्ज की वजह से लास्ट डे पर ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है। तो ओव्यूलेशन के साथ ही ये फेज खत्म हो जाता है, जैसे ही ओव्यूलेशन होगा फॉलिकुलर फेज समाप्त हो जाता है। पूरे हर महीने एक एग रिलीज होता है, 1 एग रिलीज पर ओव्यूलेशन पर साइकिल। ठीक है। तो हर एक साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है हर महीने। ठीक है। और वो एग इसी फेज के एंड पे रिलीज होता है, और उस एग का जो फॉलिकल है वो इसी फेज में डेवलप होता है। फिर आते हैं यूट्रस में क्या क्या इवेंट्स हुए। अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में ईस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर रिलीज हुआ था, तो इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का मेन काम था कि इसने यूट्रस की एंडोमेट्रियम को थिक, एंडो एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम में को डिवाइड करना शुरू कर दिया और उसकी थिकनेस बढ़ा दी। ठीक है, थिकनेस बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, लगभग 2 से 3 तक बढ़ा दी। तो इसका काम था कि एंडोमेट्रियम को दोबारा प्रिपेयर करना फॉर नेक्स्ट साइकिल। तो वो एंडोमेट्रियम का जो प्रिपरेशन है, जो शुरुआत है, डिवीजन कहना, प्रोलिफेरेशन होना, वो यहीं पे होता है। तो एस्ट्रोजन ने उसको 2 से 3 तक उसको थिक बना दिया। ठीक है। तो रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफेरेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एंड एंडोमेट्रियम थिकनेस इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस फेज अप टू 2 to 3 mm। तो ये था बेटा हमारा यूटराइन इवेंट्स, यूटराइन इवेंट्स था ये हमारा। ओके। तो ये था हमारा फॉलिकुलर फेज। तो इस फॉलिकुलर फेज को हम अगर समराइज करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं कि इसमें नया फॉलिकल डेवलप हो रहा है, और वो नया फॉलिकल डेवलप कौन कर रहा है, एफएसएच रिलीज कर, एफएसएच की वजह से नया फॉलिकल डेवलप हो रहा है। और वो फॉलिकल रिलीज कर रहे हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को थिक बना रहे हैं, दोबारा से प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, उसकी थिकनेस बढ़ा रहे हैं, प्रोलिफेरेशन करके उसके अंदर सेल्स की नंबर्स बढ़ रहे हैं, थिकनेस बढ़ रहा है। ठीक है, ये काम था। ओके।
तो फिर क्या हुआ कि भाई ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन था ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। एफएसएच और ईस्ट्रोजन दोनों ही धीरे धीरे बढ़ रहे थे। फिफ्थ डे से हम जैसे जैसे 14th डे की तरफ जा रहे थे, फिर 11वें 12वें दिन तक आते आते ये पीक पे पहुंच जाते हैं, ये दोनों भी हार्मोन एफएसएच और ईस्ट्रोजन। और फिर ईस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक भेजता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को तो कम कर देता है लेकिन एलएच को बढ़ा देता है। और ये जो एलएच का बढ़ना है इसी को हम कहते हैं एलएच सर्ज। और यही एलएच सर्ज है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हुआ था 14th डे पर। ठीक है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होगा वैसे ही इस फेज की समाप्ति हो जाएगी, फिर अगला तीसरा फेज स्टार्ट होगा, ल्यूटल फेज, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। तो आइए एक चार्ट देखते हैं। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं, तो ये जो हमारी लाइनिंग है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन है, दिस ग्रीन लाइन इज एफएसएच, ये एफएसएच है। और ये जो ब्लू लाइन है ये एलएच है। ठीक है। फिर ये जो ऑरेंज लाइन है ये इस्ट्रोजन है। और ये जो नीचे वाली लाइन है पर्पल लाइन, दिस इज प्रोजेस्टेरॉन। तो आप देख सकते हैं, तो ये चार्ट जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से, अब यहाँ से शुरू होता है 0 डे से। ठीक है, तो ये 0 डे है। और ये 28th डे है, तो यहाँ पे 28th डे है, ये जो लाइन मैंने खींची दिस इज द 28th डे। तो क्या हुआ कि पहले जो है ब्लीडिंग हुआ, पहले 4 दिन तो ब्लीडिंग ही हुआ। फिर धीरे 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 एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ना शुरू हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। और यहाँ पे 14वें दिन पे क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया। 14वें दिन पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। तो ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ रहा है। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, शुरुआत में एफएसएच का लेवल ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे नेगेटिव फीडबैक की वजह से वो कम हो गया। ठीक है। और फिर एलएच का लेवल एकदम से बढ़ गया। अब ये जो एलएच का लेवल एकदम से बढ़ गया इसी को कहते हैं एलएच सर्ज। इसको क्या कहते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। अब एलएच सर्ज का कारण होने, क्या कारण, किसने करवाया था एलएच सर्ज, इस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच कम हुआ था, एलएच बढ़ गया था। तो ये रीजन था उस चीज़ का। ठीक है। अब हम नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है, बहुत लो लेवल पे है, और ईस्ट्रोजन एकदम हाई लेवल पे है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो पहला फेज होता है, पहले फेज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। इसी तरीके से पहले फेज के अंदर स्टार्टिंग में एफएसएच ज़्यादा होता है और एंड तक आते आते एलएच ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो ये है बेटा, ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम को भी आप प्रिपेयर करके जाइए। एनसीईआरटी के अंदर कोई भी चीज़ है, किसी भी टाइप का डायग्राम वगैरह कुछ भी, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा फॉलिकुलर फेज। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।